हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अब अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां पे अपन क्या पढ़े थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में स्टडी किए थे, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के बारे में स्टडी किए थे। देन उसके बाद अपन ने क्या किया था? एक स्क्रोटम पाउच पढ़ा था एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में मैंने तुम्हें बोला था एक पाउच है जिसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं, ये बोला था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, उस पाउच के अंदर था क्या? उस पाउच के अंदर बच्चों था क्या? इंटरनल टेस्टिस था। तो अपन क्या डिस्कस करेंगे? उस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, क्लियर है सबको? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब ये पढ़ने से पहले अपन एक एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी में, देखो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी के पॉइंट। जो टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके टॉपिक लिखा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है। और लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ऑब्वियस है, टेस्टिस तो होगा ही। साथ में क्या है? एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? जो नेसेसरी पार्ट नहीं है, ऐसा समझ लो कि ये बस हेल्प करेगा। याद है मैंने तुम्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अलग बताया था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, एक पाथवे प्रोवाइड करेगा। तो वो एक्सेसरी डक्ट इसलिए लिखा है। ठीक है, मींस वो गैमेट फॉर्म नहीं करता है। गैमेट कौन फॉर्म करता है? कहां पे होता है? टेस्टिस। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स एंड और क्या था? ग्लैंड्स। क्लियर है सबको? टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स। और बाद में क्या आएगा सबसे लास्ट में? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या रहेगा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज पेनिस। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है बच्चों? पेनिस। ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, इसके बाद क्या लिखा उन्होंने एनसीईआरटी में? मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो एक पाउच आता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जहां पे टेस्टिस सिचुएटेड होता है। ठीक है, एक पाउच होता है जिसे अपन स्क्रोटम बोलते हैं, और जिनका टेम्परेचर अपने बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये सारा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, याद है मैंने? और विच इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। एनसीईआरटी के पॉइंट पे अगर कोई सा भी लाइन में डाउट आए तो पूछना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने मींस अपन ने एक लेक्चर में बस ये 4-5 लाइन ही पढ़ा है। ठीक है, ये हम लोगों ने बस 4-5 लाइन पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब पार्ट आता है। उसके बाद उन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ते हैं? स्क्रोटम से स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, पाउच में रहता है जिसके अंदर टेस्टिस सिचुएटेड है, और टेस्टिस का पार्ट अपन यहां डिस्कस करेंगे अब। ओके, क्लियर है? टेस्टिस स्टार्ट करें तो हमारा एक स्ट्रक्चर आता है टेस्टिस, जो कि हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों। ये क्या है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो मैं अपन एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं टेस्टिस का। सब लोग मेरे साथ बनाना। पहले स्टार्ट कर रहा हूं। टेस्टिस कुछ ऐसा है। ठीक है, और इसके साथ ये देखो एक डक्ट बना रहा हूं मैं। ये डक्ट निकला ऐसा कुछ। बहुत लंबा डक्ट होता है, अपन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा कुछ टेस्टिस वाला स्ट्रक्चर ऐसा है। और ये जो डक्ट वगैरह स्ट्रक्चर है ना, वो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिस में होता क्या है, ये पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। पहले तुम्हें स्ट्रक्चर टेस्टिस का देखा जाए तो मैं इसका लेंथ बोलूंगा नॉर्मल टेस्टिस का जो लेंथ होता है वो क्या रहता है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ जो होता है वो अपना क्या है? 2 to 3 सेंटीमीटर। इसके अराउंड एक कवरिंग है, जो कि कवरिंग अपन को पढ़ना है। ये कवरिंग बनाया मैंने ऐसा कुछ। एक और कवरिंग बना रहा हूं मैं, देखना बच्चों। ठीक है,
सबको दिख रहा है स्ट्रक्चर अच्छे से? कुछ भी डाउट है पूछो। तो टेस्टिस में हम लोगों ने क्या बनाया, अब देखो फिर से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस था जिसके अंदर जिसके अराउंड एक कवरिंग है। अपन कवरिंग का उसका नेम लिख लेते हैं, क्या क्या कवरिंग कवर करता है। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर जो कवर कर रहा है, फर्स्ट जो लाइनिंग है, ठीक है, लाइनिंग इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के बाद अपन क्या देखेंगे, सॉरी वेजाइनैलिस नहीं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, देन ट्यूनिका एडवेंटिसिया, और थर्ड लेयर जो है वो है अपना ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओहो, ये अपना वेजाइनैलिस ही है, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखो वेजाइनैलिस और वेस्कुलोसा में मुझे भी कंफ्यूजन आ गया। क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो अपना क्या है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्या बोला मैंने, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, आउटर मोस्ट कवरिंग। अब तुम अगर देखोगे अच्छे से, सब लोग को अगर दिख रहा होगा थोड़ा, तो क्या है, मैंने आउटर मोस्ट कवरिंग दिया, अपन ने कितना कवर लिया है, कितने लेयर है, 1 2 3 4 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनैलिस बोल दिया, फिर उसके बाद लेयर बोला ट्यूनिका एडवेंटिसिया, वो थर्ड लेयर बोला। देखो बच्चों अच्छे से, बाहर से वो थर्ड लेयर है, मीन्स सेकेंड लेयर का मैंने नाम नहीं रखा, सेकेंड लेयर का नाम नहीं रखा, मीन्स जो आउटर जो 1 और 2 लेयर है ना, इन दोनों लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ट्यूनिका एडवेंटिसिया क्या है, सेकेंड लेयर है, और थर्ड लेयर मीन्स दोनों लेयर को बोला अपन ने ट्यूनिका वेजाइनैलिस। फिर थर्ड लेयर को क्या बोला, सॉरी सेकेंड लेयर को क्या बोला अपन ने ट्यूनिका एडवेंटिसिया, और थर्ड लेयर को क्या बोला, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों लेयर क्लियर है सबको? आउटर मोस्ट, ये एग्जाम में सीक्वेंस आ सकता है, वेजाइनैलिस, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्लियर है सबको? अब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास क्या कंफ्यूजन आएगा, सर आपने जो आउटर मोस्ट कवरिंग दिया वो ऐसा क्यों बनाया। आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करूं ना तो ऐसा रहता है कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ कवरिंग होता है। अब ये बताओ ऐसा क्यों दिया, तो तुम्हें कुछ याद होगा, अगर याद नहीं है, अगर तुमने कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, ब्रीदिंग वाला चैप्टर अगर 11th में पढ़ा होगा, या तो तुमने सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो याद है तुम्हें हार्ट जो होता था या लंग्स होता था, लंग्स एक कवर होता था मेम्ब्रेन से जिसे प्लूरा बोलते थे, और अपना हार्ट जो कवर होता था मेम्ब्रेन से उसे पेरिकार्डियम बोलते थे। और पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर होता था, एक पैराइटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। सेम प्लूरा, लंग्स का जो लेयर होता है वो क्या कहलाता है, प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आते हैं, यहां पर भी ट्यूनिका वेजाइनैलिस में क्या है, पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनैलिस एंड विसरल ट्यूनिका वेजाइनैलिस। इस वजह से ये 2 स्ट्रक्चर है। इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, पैराइटल आउटर लेयर को, और इसके इनर वाले को बोलेंगे विसरल। और जब भी पैराइटल और विसरल लेयर होगा तो उनके बीच में एक कैविटी फॉर्म होगी, और उस कैविटी के अंदर, उस कैविटी स्पेस के अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, और उस फ्लूइड को बोलेंगे, यहां पर वेजाइनलिस है तो वेजाइनल कैविटी बोलेंगे और वेजाइनल फ्लूइड बोलेंगे उसे। अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्या एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पूछा क्या, ट्यूनिका वेजाइनैलिस इज प्रेजेंट इन, और सब लगाते हैं अरे फीमेल में वेजाइना होता है, तो फीमेल आंसर होगा। मेल फीमेल बताओ, मीन्स टेस्टिस लिखते हैं, टेस्टिस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सब लोग लगाते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस वगैरह में से, मीन्स टेस्ट ओवरी लगाते हैं आंसर। क्यों लगाते, टेस्टिस क्यों नहीं होगा भाई, टेस्टिस के कवर की हुई कोई बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस, और ट्यूनिका वेजाइनैलिस नाम का कोई सा कवरिंग होता नहीं है फीमेल में। मीन्स ऐसा कंफ्यूजन एग्जाम में क्या आता है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या है, कहां पे प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे, टेस्टिस का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ट्यूनिका वेजाइनैलिस है, जिसमें 2 लेयर होता है, एक पैराइटल लेयर होता है आउटर, और इनर वाला क्या होता है, विसरल। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे वेजाइनल फ्लूइड बोलते हैं, और जो कैविटी होता है उसे वेजाइनल कैविटी बोलते हैं। तो ये जो कैविटी बन रहा है बच्चों, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, वेजाइनल कैविटी। ओके, क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनैलिस, देन ट्यूनिका एडवेंटिसिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेजाइनलिस में आउटर मोस्ट पेराइटल, इनर वाला विसरल, और आउटर और इनर के बीच में, पेराइटल और विसरल के बीच में फ्लूइड होगा। ऐसे ही लंग्स में जो होता है उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, और हार्ट के जो अंदर होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। मीन्स अगर बोला जाए, मैं थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन ना होने के लिए मैंने क्या किया, ये लंग्स बनाया। तो लंग्स के अराउंड भी एक लेयर होता है जिसे पेराइटल लेयर और पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, और विसरल प्लूरा बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, इसी कैविटी को प्लूरल कैविटी बोलते हैं। वैसे ही ट्यूनिका वेजाइनलिस के कैविटी को क्या बोलेंगे, वेजाइनल कैविटी। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। ये तो अपना कवरिंग हो गया, ये अपना क्या आ गया, कवरिंग। अब तुम थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन और थोड़ा पार्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने अपने पास अभी कुछ भी नहीं है, टेस्टिस तो लगा नहीं सकता हूं मैं, तो मैंने क्या किया है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई कर रहा हूं। देखो ये माउस है, तुम्हें अभी इसे क्या कंसिडर करना है, ये टेस्टिस है। ओके, ये टेस्टिस है, टेस्टिस कुछ ऐसा है, और ये जो इनका डक्ट वगैरह है, ठीक है, देख रहा है लंबा सा, ये ऐसा ही डक्ट है। ओके, क्लियर है? तो टेस्टिस, दो माउस ऐसा सिचुएटेड होगा। अब तुम देखो, तुम्हारी साइड कुछ दिखेगा, देखो ये वाला पार्ट आउटर, ठीक है। आगे तो जो तुम्हारी साइड दिख रहा है वो एंटीरियर, मींस टेस्टिस अगर नीचे सिचुएटेड होगा तो वो क्या होगा, एंटीरियर पार्ट, और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर पार्ट। ओके, क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? 1 मिनट। हाँ देखो, अभी क्या बोला मैंने, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर है सबको? तो ये देखो, इसके बाद ये क्या निकला, इसके साथ देखेंगे अपन आगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कवरिंग है सारे साइड से। अब क्या होता है, एंटीरियरली कवरिंग बहुत ज्यादा होता है, ये मैंने क्या लिया, एंटीरियर पार्ट लिया, और पोस्टीरियर कवरिंग नहीं होता है। पोस्टीरियरली मैंने कवरिंग नहीं लिया, तो टेस्टिस के पोस्टीरियर कवरिंग ज्यादा नहीं होता है, एंटीरियरली कवर करके रखता है, मींस ऐसा। समझ में आ रहा है क्या सबको? तो ये माउस का जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है, और कवरिंग, और ये जो निकला है देखो पीछे से ही निकला है, तो ये जो निकला अपना डक्ट, ये पीछे से ही निकला बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कुछ डाउट है? ऐसे ही टेस्टिस है। अब सोचो, इसके अंदर देखो बीच में दिख रहा है एक ये वाला पार्ट, गैप दिख रहा है सबको? ये गैप अपना यहां पे मींस एक लाइनिंग यहां भी है, और इसे मैं ब्लू वाले मार्कर से यूज करूंगा। ये है अपना, ठीक है, जो इससे दो पार्ट में डिवाइड करता है, टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। और जो, अब सोचो कि आगे वाला पार्ट था बच्चों, आगे वाला पार्ट, तो मींस बीच से एक लाइनिंग है जो टेस्टिस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब समझना वो दो पार्ट क्या बताता है। तो जो मैंने एंटीरियरली पार्ट बोला, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियरली कवरिंग था ना, और पोस्टीरियर निकला है अपना पूरा पार्ट, पोस्टीरियर निकला है। सबको समझ में आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? किसी को कुछ डाउट है? बोलो। अब अपन आगे फिर इसके बारे में कुछ और समझेंगे, समझना है यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बहुत ही स्लो बता रहा हूं, तुम ट्राई करना सब कुछ समझ लेने का एक साथ ही। फिर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। ट्राई करना यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर, क्योंकि तुम्हें डिटेल में पढ़ना है। तुम अभी 12th में वो सब कुछ पढ़ सकते हो, एग्जाम के अकॉर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है सब कुछ। ये पहले यहाँ पे टेस्टिस को क्या होता है, जो ये है ना, इस लाइनिंग को बोलते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस, मीडियास्टिनम टेस्टिस। फर्स्ट ये लाइन है, इसे बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ये है पार्ट है, मींस ये वाला पार्ट जो है अपना कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया बच्चों। किस में डिवाइड हो गया है? ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, और इस कंपार्टमेंट को अपन क्या बोलेंगे, लॉब्यूल्स। तो दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज, ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को और क्या बोल सकते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ओके, क्लियर है सबको? क्या बोल रहे हैं इसे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बाद इसके अंदर अब हर लॉब्यूल्स में, मींस हर कंपार्टमेंट में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। अब तुम बोलोगे सर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये स्ट्रक्चर अपना क्या है, सेमाइनिफेरस
ट्यूब्यूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से। क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखो मैंने कि क्या 1 को बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऐसे कितने अपने पास हैं? एक कंपार्टमेंट में 3 है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, each lobule contain 2 to 3 seminiferous tubules। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? एक लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 2 to 3। अब ऐसे लॉब्यूल्स कितने, मींस ऐसे कंपार्टमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? ऐसे कंपार्टमेंट्स अपने पास जो लॉब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, ये 250 to 300 कंपार्टमेंट्स है। इनका नंबर जो है बताओ कितने हैं? 250 to 300। तो मैंने बोला ये कंपार्टमेंट 250 to 300 है, और जो अपने पास एक लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो कितने हैं? 2 to 3। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो जाता है? अगर मैं 250 सोचूं तो 3 सोचूं तो कितना हो जाएगा? 750, मींस 750। तो आंसर क्या रहता है? 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, मींस एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, और 250 कंपार्टमेंट है तो एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, और एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो 3 into 250 750, मींस 750 to 1000 आंसर रहता है कि अपने पास एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने हैं? 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से मार्क करना, एमसीक्यू अगर आए कि क्या पूछ रहा है, लॉब्यूल्स पूछ रहा है या टेस्टिस पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है, मींस एक कंपार्टमेंट पूछ रहा है या एक पूरा कंप्लीट टेस्टिस पूछ रहा है। ओके, क्लियर है सबको? ये था अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसमें अब क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। तो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल करके ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसे मिल गए, फाइनली सब मिल जाते हैं। 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे अपन बोलते हैं रेटी टेस्टिस। इसे क्या बोल रहे हैं? रेटी टेस्टिस, RETE जैसे प्रोनाउंस करना है आपको, रेटी टेस्टिस, रेटी बोलते हैं, रेटी टेस्टिस बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मींस लॉब्यूल से एक निकला, हर लॉब्यूल से एक निकला। अब ये एक 2 और एक 3 मिलकर के एक ग्रुप फॉर्म कर लिया जिसे अपन रेटी टेस्टिस बोल रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? और ये सारे मिल करके आगे जिस स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं उन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? वास इफ्रेंसिया कुछ लेंथ तक जाता है, फिर क्या बनता है अपने पास? क्या मिलेगा? एपिडिडाइमिस। ये मैं पाथवे बता रहा हूं, स्पर्म का पाथवे एग्जाम में आया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है, इट इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म यहां फॉर्म होता है और जाएगा आगे, कैसे जाएगा उसका पाथवे बता रहा हूं। यहां से फॉर्म हुआ, रेटी टेस्टिस में गया, वास इफ्रेंसिया में गया बच्चों, वास इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस के बाद फाइनली किस में जाता है? वास डिफरेंस। अभी तक अपन लोगों ने ये पढ़ा, वास डिफरेंस। क्या क्या स्ट्रक्चर बोला मैंने? वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। एक और क्वेश्चन आया, यहां पर जो एपिथेलियम होता है वो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है। क्या होता है? सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम होता है। किसमें? वास इफ्रेंसिया में। एपिडिडाइमिस में भी सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम ही होगा, वास डिफरेंस में भी सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये सीलिया क्या होता है? स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। मैं सोचो कि यहाँ पे सीलिया, स्पर्म मूव कर रहा है, ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, तो ये क्या करता है? स्पर्म को आगे भेजने में हेल्प करता है, मूवमेंट, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, आगे भेजता है, उसे प्रोपेल करता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है? वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो आंसर है एपिडिडाइमिस, जो कि 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर का है और ये 20 to 25 सेंटीमीटर का होगा। कौन सा पार्ट बताओ बच्चों? वास इफ्रेंसिया। क्वेश्चन जो आया है, मैं एक बार एमसीक्यू देखता हूं, तुम्हें आंसर बताना है। क्वेश्चन ये आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज लॉन्गेस्ट।
आंसर है, ऑप्शन है पहले अपने पास एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस या रेटी टेस्टिस। तो और वास डिफरेंस, बताओ क्या है लॉन्गेस्ट पार्ट, ये एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, लेंथ, लॉन्गेस्ट इन लेंथ, आंसर क्या जाएगा एपिडिडाइमिस। तो मैं इसका आंसर लिख लो, वास डिफरेंसिया का भी आंसर लिख लो, सॉरी वास डिफरेंसिया कितना सेंटीमीटर का है, 16 to 20 सेंटीमीटर लिख लेना, इसका एग्जैक्ट है। रीटी टेस्टिस, ऐसा इसका लेंथ तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तुम्हें पता चल रहा होगा क्योंकि टेस्टिस के अंदर है तो छोटा ही होगा। और तुमसे ये एग्जाम में देखो एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट में ये भी किस एग्जाम में आया हुआ है कि टेस्टिस का लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, मैंने सबसे पहले लिखा है, और विड्थ कितना होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। किसी को कुछ डाउट है पूछो, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, हो गया सबका। अभी मैं आगे चलूं, बोलो किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ये अपना कवर हो रहा है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, सब कुछ एनाटॉमी वाइज देख लिया है। स्टार्ट करोगे कहां से, स्टार्ट करोगे बच्चे कहां से, अगर तुम्हें स्पर्म का पाथवे पूछा जाए तो यहां तक तो तुम बता सकते हो ना, क्या स्पर्म कहां फॉर्म हुआ, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्म हुआ। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का लोकेशन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, तो वो लॉब्यूल्स में होता है। लॉब्यूल्स क्या होता है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, लॉब्यूल्स को अपन क्या दूसरा नाम क्या है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। वो टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 लॉब्यूल्स होते हैं, 250 to 300 होते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250 to 300, इसलिए मैंने बोला 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 900, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 भी तो है, तो 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो लॉब्यूल्स या कंपार्टमेंट कितने हैं, 250 to 300। उस एक लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो अपने पास 2 to 3 रहते हैं, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 तो हो गए, 3 और मैक्सिमम हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल अपन क्या लेके अप्रोक्स क्या सोचते हैं 2 to 3, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग एक में 2 to 3 है। ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट मैंने 5-10 ही बनाए हैं, बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट्स है एक टेस्टिस में, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा होगा। तो ऐसे कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक बन गया, एक बना लिया स्ट्रक्चर, ये भी एक बना लिया। अब ये 2-3 कंपार्टमेंट वाला मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक बंडल बनाता है जिसे अपन रेडी टेस्टिस बोलते हैं। ये सारे रेडी टेस्टिस एक साथ मिलकर के ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये मैंने लिखा नहीं, ट्यूबुलाई रेक्टाई से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। तुम्हें डिटेल में जानना है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ये भूल गया था मैं स्ट्रक्चर, ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो क्या स्टार्ट करोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, then reedy testis, then tubuli recti, then vas efferentia 16 to 20 centimeter long, made up of epithelium, ciliated columnar epithelium, then epididymis 6 meter long, longest part, then vas difference तक ही गए हैं अभी अपन लोग, ठीक है, इसके आगे भी अभी जाएंगे। एक पार्ट और लिखोगे, अभी तो यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें मैं अगर बताऊं तो एक बार यहाँ पे बता सकता हूं, देखना यहाँ एक पार्ट क्या है कि अपने पास कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में मेंशन क्या रहता है, बुक में लिखा रहता है एपिडिडाइमिस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कि भी 3 पार्ट है, कैपुट, कॉपट बोलते हैं या कैपुट बोलते हैं, कॉर्पस, कॉर्डा। कॉर्डा का मतलब टेल होता है, कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, और कैपुट का मतलब हेड होता है। क्या है एपिडिडाइमिस, जो लॉन्ग पार्ट है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट, इसमें से स्टार्टिंग वाला पार्ट, सोचो कि वास डिफरेंसिया कुछ यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया, तो अपना एपिडिडाइमिस यहां से बहुत लॉन्गेस्ट होगा, यहां पे खत्म होगा, तो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ये कैपिट है, जो कि हेड है, फिर बॉडी है और फिर टेल है। क्लियर है सबको, तो ये भी याद रखना, कैपुट, कॉर्पस, कॉर्डा, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। तो तुमसे पूछेगा एपिडिडाइमिस का कौन सा पार्ट वास डिफरेंस में जाके ओपन होता है, तो क्या बोलोगे, कॉर्डा, क्योंकि कॉर्डा ही सबसे लास्ट में होगा जो कि वास डिफरेंस में जाके ओपन होगा, विच इज ऑफ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। अब देखो एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जब एपिडिडाइमिस की बात कर रहे हैं तो एपिडिडाइमिस में एक पॉइंट होता है क्या, कि यहां पर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मैच्योरेशन जो होता है वो कहां पे होता है, कहां पे होता है बच्चों, एपिडिडाइमिस। तो ये एमसीक्यू एक क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन आया है कि फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स एट एपिडिडाइमिस। बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं, मींस जो स्पर्म अपनी मैच्योरिटी गेन कर लेता है, फाइनल जो मैच्योरिटी होता है वो गेन कर लेता है कहां पर, कहां पे गेन कर लेता है बच्चों, एपिडिडाइमिस में। साथ में आगे क्या होता है, फिर कुछ इनहिबिटरी एंजाइम रिलीज होते हैं एपिडिडाइमिस में ही, कुछ इनहिबिटरी एंजाइम। सुनना मेरी बात अच्छे से, मैंने क्या बोला, फंक्शनल मैच्योरेशन कहां पे स्टार्ट हुआ है, एपिडिडाइमिस में,
और एपिडिडाइमिस में ही कुछ इनहिबिटरी एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म को इनहिबिट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा सोचो कि इनहिबिट करते हैं, उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट कर देते हैं। मींस स्पर्म क्या होता है, इमोटाइल नेचर का हो जाता है। मोटाइल और इमोटाइल नेचर का मतलब पता है सबको? एक मिनट, हाँ बोलो। मोटाइल और इमोटाइल नेचर का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब मूवमेंट, स्पर्म इजीली मूव कर ले, ठीक है, खुद से मूव कर रहा है, तो अपन बोलेंगे स्पर्म मोटाइल नेचर का है। अगर स्पर्म में मोटिलिटी नहीं तो वो जा पाएगा क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? नहीं जा पाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो स्पर्म क्या होता है, अब सोचो, स्पर्म के पास कुछ एनर्जी होगी, अपन स्पर्म का भी स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। तो स्पर्म के पास जो एनर्जी होती है वो क्या करता है, मैच्योर तो हो जाता है यहाँ पे, साथ में अपने आप को इमोटाइल नेचर का बना लेता है। मीन्स अपने जो मूवमेंट में जो वो एनर्जी खर्च करेगा वो यहाँ पे नहीं खर्च करना चाहेगा। वो कब कहाँ पे खर्च करना चाहेगा बच्चों? वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो वहां पे अपनी एनर्जी खर्च करना चाहेगा, क्योंकि तो अपने एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। तो स्टोर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म को इनहिबिट कर देते हैं। मीन्स स्पर्म को मोटाइल से इमोटाइल नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पर्म मैच्योर तो हो गया है लेकिन किस नेचर में चला गया है? इमोटाइल नेचर। तो स्पर्म बोलोगे सर अगर स्पर्म इमोटाइल हो गया तो यहां से आगे कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ सीलिया के मूवमेंट से। सीलिया के मूवमेंट से वो आगे तो पहुंच ही जाता है, ठीक है। लेकिन वो अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टोर करके ही रखता है। मीन्स अभी अपना एनर्जी खर्च करना ही नहीं है। वो जैसे ही आगे ट्रेवल करता है किसी दूसरे के हेल्प से ही ट्रेवल करता है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वेजाइना में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स फिर से इस स्पर्म को एक्टिवेट कर देते हैं और वहां पे उनका फाइनल जो एक्टिविटी होता है, एनर्जी जो होता है, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वेजाइना से यूट्रस, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या? तो ये था पार्ट जो था, मैंने बोला फंक्शनल मैच्योरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो एपिडिडाइमिस में स्टार्ट हुआ है, लेकिन वहां पे वो फिर से क्या हो जाता है, इमोटाइल नेचर का हो जाता है, अपने एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। फिर वो जब फीमेल में जाएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अपन वो स्टेटमेंट लिखते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं जो मैंने तुम्हें समझाया था अभी, वो वाला टॉपिक मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस टॉपिक को अभी देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट पूरा मैंने पहले से समझा दिया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या लिखा है? फंक्शनल, फर्स्ट एमसीक्यू बनता है, फर्स्ट फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमिस। फंक्शनल मैच्योरेशन कहां पे होता है, मैच्योर कहां होता है स्पर्म? एपिडिडाइमिस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सम इनहिबिटरी प्रोटीन्स, मैंने बोला था कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स कहां पे रिलीज होते हैं? एपिडिडाइमिस में रिलीज होते हैं, और जो कि सप्रेस कर देते हैं, मींस स्पर्म की एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, मींस स्पर्म को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। स्पर्म की एक्टिविटी को वो क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। तो स्पर्म क्या हो जाता है? इमोटाइल नेचर का हो जाता है। अब स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप मूव कैसे मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, सीलिया के थ्रू मूव होता है। इन होल मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, कंप्लीट मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब भी वो मूव करेगा पूरा, तो कैसा रहेगा? इमोटाइल नेचर का रहेगा, ठीक है। और क्या करके रखेगा? इससे फायदा क्या हो रहा है स्पर्म को? सोचो इससे फायदा क्या हो रहा है? इमोटाइल होने से क्या फायदा? अब उसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, तो अपने एनर्जी को कंजर्व करके रख रहा है, और वो यूज कहीं ना कहीं तो करेगा। तो सो कंजर्व देयर एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी पॉइंट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया। एपिडिडाइमिस में फंक्शनल मैच्योरेशन हुआ था और स्पर्म की एक्टिविटी सप्रेस हो गई। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, थोड़ा आगे समझ में आएगा ये तुम्हें जब स्पर्म का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा समझाने की तुम्हें ये बोल सकता हूं कि ये अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो स्पर्म कुछ ऐसा होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है, बॉडी होता है, उसके पास टेल होता है, इसके ऊपर एक एक्रोजोम होता है, ठीक है। एक्रोजोम कुछ पार्ट होता है, अभी बस इतना ही याद रखो। तो क्या होता है कि एक थिन लेयर उस एक्रोजोम के ऊपर बैठ जाता है, एक थिन लेयर एक्रोजोम के ऊपर, और वो लेयर है कोलेस्ट्रॉल का लेयर। तो एक थिन कोलेस्ट्रॉल का लेयर अपेक्स पार्ट ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम के अपेक्स पार्ट पे क्या रह जाता है? फॉर्म होता है। और वो क्या करता है, कब वो क्यों हुआ ऐसा? सोचो कि एक्रोजोम के ऊपर से एक थिन लेयर कोलेस्ट्रॉल क्यों फॉर्म हो गया है? ताकि अभी वो अगर बीच में इस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसे कुछ भी और स्ट्रक्चर मिले तो उसके साथ वो बाइंड ना हो पाए। ये क्या होगा? ये बाइंड कब होगा? ये कब थिन कोलेस्ट्रॉल लेयर कब डिसॉल्व होगा? ये कोलेस्ट्रॉल कब डिसॉल्व होगा? जब ये ओवम के साथ कांटेक्ट करेगा तभी। मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, ओवम के साथ कांटेक्ट करेगा तो ये लेयर डिसॉल्व होगा। इसीलिए आप देखो इसका मेन फंक्शन क्या रह गया?
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अब कहीं भी किसी भी प्रोसेस में नहीं हो सकता है, जब वो ओवम मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे ये फायदा हुआ। तो क्या लिखा मैंने, जो एक्रोजोमल रिएक्शन डजंट अगर इन मेल जेनिटल ट्रैक्ट। सो एक्रोजोमल रिएक्शन जो होता है वो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब ओवम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, तो थिन लेयर जो एक्रोजोम का जो फॉर्म हुआ, सॉरी थिन लेयर जो एक्रोजोम के ऊपर एक थिन लेयर कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्म हुआ, इससे क्या हुआ कि ये स्पर्म का एक्रोजोमल रिएक्शन नहीं हो पाएगा मेल जेनिटल ट्रैक्ट में। अब तुम बोलोगे एक्रोजोमल रिएक्शन कहाँ होता है सर? तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, ओवम के अंदर होता है। अपन जब फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे तो वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को भी यहाँ पे ट्राई नहीं करना इतना कुछ डिटेल में जानने का, अपन डिस्कस करेंगे आगे। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेल जेनिटल ट्रैक्ट में मींस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपना कभी भी एक्रोजोमल रिएक्शन नहीं होगा, और अपना एनर्जी स्पर्म का जो स्पर्म है अपना एनर्जी क्या करके रखेगा, कंजर्व करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, मैंने बोला है जब ये एनर्जी स्टोर करके रखा है सब कुछ, तो अपना कुछ भी मींस डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है, डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है ना। तो ये स्पर्म जब मेल जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है तो इनहिबिटेड फॉर्म में होता है या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। अब वो एक्टिवेट कब होता है? जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, वेजाइना में जाता है, सर्विक्स से सब जब पास होता है तो वहां पे कुछ एंजाइम्स और रिलीज होते हैं जो वेजाइना और सर्विक्स के पास है, और वो इस स्पर्म को एक्टिवेट कर देते हैं। तो स्पर्म का एक्टिवेशन कहां हुआ है? मैचुरेशन तो एपिडिडाइमिस में हुआ था, वर्ड देखना। और यहां क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है बच्चों, कैपेसिटेशन। इस जो एक्टिवेशन वर्ड को जो यूज कर रहा हूं ना मैं, स्पर्म का फाइनल एक्टिवेशन या फाइनल मैचुरेशन और फाइनल एक्टिवेशन जो स्पर्म का हुआ है उसे अपन बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्या बोला मैंने? कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, सर कैपेसिटेशन का मतलब हुआ मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म तो क्या हुआ, एपिडिडाइमिस, और वो ऑप्शन रहता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन था, तो कहां पर होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर तुमसे पूछा ना वर्ड यूज किया कैपेसिटेशन का मतलब क्या, फाइनल मैचुरेशन एंड फाइनल एक्टिवेशन। और फाइनल मैचुरेशन और एक्टिवेशन कहां पे होगा स्पर्म का, जब वो कहां जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा तभी। याद रखना, कैपेसिटेशन का मतलब फाइनल मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन, फाइनल एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर है सबको? बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ये अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक, इस यहां तक का पार्ट। अभी तक हम लोग कहां तक, स्पर्म के पाथवे में जा चुके हैं, वास्ट डिफरेंस तक। अभी हमारा क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस से फिर आगे जब हो जाएगा ना अपने को पेनिस तक जाना है, पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया कवर करना है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और पॉइंट है जो अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था टेस्टिस के अराउंड, ये कुछ लेयर थे, ये लेयर था वेस्कुलोसा, याद करो, अभी तुरंत बताया था। बीच में था एडवेंटिसिया, और आउटर लेयर और इनर लेयर जो था वो ट्यूनिका वेजाइनलिस था, ट्यूनिका वेजाइनलिस। या इसके अंदर जो ये कैविटी बना है इसे क्या बोलते थे, वेजाइनल कैविटी। क्या बोला, वेजाइनल कैविटी। तो ये जो कैविटी होता है बच्चों, ये जो कैविटी होता है इसके अंदर फ्लूइड अकोमोडेट रहता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड रहता है। तो नॉर्मली फ्लूइड जितना रहना है उतना रहता है, ठीक है। लेकिन कभी ये फ्लूइड का अकोमोडेशन ज्यादा हो जाए बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, मींस इंक्रीज का मैंने एरो ऊपर रखा, फ्लूइड अकोमोडेशन, इंक्रीज फ्लूइड अकोमोडेशन बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस के जो पेराइटल और विसरल, ट्यूनिका वेजाइनलिस का जो पेराइटल और विसरल लेयर है उसके अंदर अगर फ्लूइड का बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो गया तो इस प्रोसेस को, इस डिजीज को, यहां पे इस डिजीज होता है, इस डिजीज को अपन बोलते हैं हाइड्रोसील। जो हाइड्रोसील होता है टेस्टिस का लार्ज साइज हो जाता है, तो वो टेस्टिस साइज नहीं बढ़ा है, वो जो फ्लूइड हुआ है ना, फ्लूइड जो है इनका बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण बोलते हैं इस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोसील। अपन ने एक और डिजीज डिस्कस किया था, हर्निया,
ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ कंटेंट, एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड करके इंग्वाइनल कैनाल से प्रोट्रूड करके बाहर आ गया था, ठीक है। तो उसे अपन बोल रहे थे इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल से यहाँ पे क्या हुआ, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, बहुत ज्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ बिटवीन द लेयर ऑफ पेराइटल एंड पिसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो इस प्रोसेस को, इस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो यहाँ ऑब्वियस यहाँ पे ऑपरेट करना होगा, इन दोनों के लेयर को कट करके इसमें से फ्लूइड बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ओल्ड एज वाले पर्सन को ये हो जाता है, जिसमें टेस्टिस का साइज बहुत लार्ज हो जाता है, ठीक है। एक और हाइड्रोसिल हो जाता है, तुम अब 12th में एक और डिजीज पढ़ोगे, एलिफेंटियासिस, फिलैरिएसिस बोलते हैं, एलिफेंटियासिस ऑफ टेस्टिस। सारा जो लोअर लिम्स होता है ना, मींस पैड रहते हैं, वो पूरे फूल जाते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। तो हाथी पांव में यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोसिल हो जाता है, मींस जो टेस्टिस का साइज बहुत इंलार्ज हो जाता है, और वो होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण। अपन वो आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो है क्या, फिलैरिएसिस। तो तुम्हें अगर इंटरेस्ट होगा ना अभी जानने का, तो तुम एनसीईआरटी वाले चैप्टर से खोलो, फिलैरिएसिस वाला टॉपिक देखो एनसीईआरटी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां तुम्हें एक फिगर भी मिलेगा, ठीक है। उस डायग्राम को देखो, वहां पे पूरा पैर जो है सूज गया है, मींस फूल गया है, स्वेलिंग हो गया है, और साथ में टेस्टिस का भी साइज इंलार्ज हो जाता है, वहां भी हाइड्रोसिल होता है, फ्लूइड ज्यादा अकोमुलेट हो जाता है इसमें, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट अपन और क्या देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब अपन क्या देखते हैं, ये टेस्टिस डिस्कस कर लिया था, एंटीरियर वाला पार्ट था, ऐसी टेस्टिस लोकेटेड है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट से निकला है वास एफरेंस। तो ये सोचो वास एफरेंस है, ये अपन टेस्टिस ले लिया, ठीक है। इसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पूरा पार्ट ही दे गया, ये वास एफरेंस है, ठीक है। वास एफरेंस थोड़ा सा 16 to 20 सेंटीमीटर वास एफरेंस मिला। फिर क्या मिलेगा अपने को, एपिडिडाइमिस, बहुत सारा लॉन्ग कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। तुम बोलोगे इतना सारा सर कितना बड़ा है, ये कैसे हुआ, 6 मीटर टेस्टिस के अंदर होगा क्या, वो कॉइल फॉर्म में होता है, ठीक है। तुम एनसीईआरटी में भी डायग्राम देखो, अच्छे से तुम्हें दिखे पता चलेगा, कॉइल फॉर्म है, ये कॉइल फॉर्म 6 मीटर हो गया कॉइल फॉर्म बच्चों। अब कॉइल फॉर्म के बाद इसे भी कॉइल कर देते हैं थोड़ा, क्या मिला, वास्ट डिफरेंस। अब वास्ट डिफरेंस ऐसे आया, ठीक है, यहां वास्ट डिफरेंस आ गया, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस के बाद होता क्या है ये देखते हैं अपन। वास्ट डिफरेंस अपन जहां तक पढ़ चुके हैं वो बोल दिया मैंने। अब देखो, तुम्हें पता होगा कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है, नेफ्रॉन वाले स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यूरिन जो फॉर्म हुआ वो किडनी में हुआ, किडनी से वो क्या, किसके थ्रू यूरिन पास होता है, नीचे जाता है, यूरेटर। कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे जाता है, यूरेटर। यूरेटर से यूरिन आ रहा है, ये भी सोचो यूरेटर है, मान लिया ऐसा यूरेटर है। यूरेटर से यूरिन एक स्ट्रक्चर, एक थैले में भरता है, जिसे बोलते हैं पेशाब की नली की थैली जो बोलते हैं। वो थैला क्या होता है, जो यूरिन को अक्यूमुलेट करके रखता है, वो थैला क्या है, उसे अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर तुम सोचो प्यूबिस रीजन में जाओगे, मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है अपना कौन से रीजन में सिचुएटेड है, पेल्विक पार्ट पे। मींस पेल्विक तुम नीचे, अभी तो मैं डायग्राम नहीं बता, मतलब नीचे तो नहीं दिखा पा रहा हूं, दिख नहीं पाएगा, सोचो कि ये पेल्विस पार्ट है, ठीक है। तो जब तुम्हारा स्किन होगा सबसे पहले, जिसे अपन प्यूबिस रीजन बोलते हैं, जहां पे प्यूबिक हेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो जब वो प्यूबिक हेयर को हटाओगे, मींस प्यूबिक हेयर से स्किन मिलेगा, स्किन के जस्ट पहला वाला जो आपको पीछे मिलेगा ना, जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मेल में मिलता है, कौन सा, और फीमेल में भी, यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों बताओ, यूरिनरी ब्लैडर। इसलिए जब भी तुम वहां पे पुश दबाओगे तो तुम्हें लगेगा कि फ्लूइड भरा होगा, उसके अंदर क्या है, यूरिन है। तो यूरिनरी ब्लैडर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लिया, सोचो, सुनो अच्छे से समझना, यूरिनरी ब्लैडर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। नीचे वाला पार्ट मैं ऊपर उठा दिया, ठीक है, नीचे वाले पार्ट ऊपर उठा दिया, ये तुम्हारा टेस्टिस है, इससे निकला है सब कुछ, ये कॉइल पार्ट तो अंदर ही था, ठीक है। वास डिफरेंसिया कुछ निकला, और वास डिफरेंसिया सोचो ये है, ये वास डिफरेंसिया आ गया, ठीक है, वास डिफरेंसिया। और आगे अपने को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, सेम इस साइड से भी आएगा टेस्टिस का और वास डिफरेंसिया। मींस जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के आगे अपने को दो स्ट्रक्चर मिलेगा, दोनों साइड से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, बताओ, जिसे अपन बोलेंगे वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया एक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होता है, जिसे अपन बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक और है, जो सेमाइनल वेसाइकल दोनों साइड होगा। क्लियर है सबको? अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा बॉडी के अकॉर्डिंग एनाटॉमी क्लियर करना चाहता हूं। दो टेस्टिस से निकला वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया गया ब्लैडर के पास, ब्लैडर के जस्ट आगे दोनों स्ट्रक्चर इस साइड से
सेमाइनल वेसाइकल में ओपन होता है, नीचे जाता है। इस साइड वाला टेस्टिस का वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसाइकल में ओपन होता है, नीचे जाता है, नीचे जाके एक कॉमन डक्ट बना लेता है। तो वो नीचे जाकर के एक कॉमन डक्ट बनाया। सोचो ये कॉमन डक्ट गया, तो ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, ऐसा स्ट्रक्चर ब्लैडर है। ब्लैडर के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होता है जिसे अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है, नीचे जब जाओगे तो कंप्लीट तुम्हें पीनिस वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एक ट्यूबुलर पार्ट मिलेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट मिलेगा जिसे पीनिस बोलोगे। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कि जो डक्ट है उससे निकला है तुम्हारा डक्ट, मीन्स वो पाथवे है, यूरिन का पाथवे जो नीचे जा रहा है, और उस यूरिन से ही अपना क्या पास हो रहा है, स्पर्म भी पास हो रहा है, क्योंकि कॉमन पाथवे जो ऐसा सोचो पाइप लाइक है। प्रोस्टेट ग्लैंड है ऐसा, ये ऐसा बीच के अंदर से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसके अंदर तुम्हारा वो डक्ट वाला पार्ट है, और दोनों में कॉमन पाथवे बन गया। पहले क्या था, सेपरेट आ रहा था अपना वास डिफरेंस या सेमाइनल वेसाइकल तक तो सेपरेट था, दोनों सेपरेट था, और ब्लैडर में अपना यूरिन आया था। ब्लैडर से यूरिन निकल रहा है और इधर से स्पर्म से यूरिन निकल, स्पर्म जो आ रहा है अपना सेमाइनल वेसाइकल से, अब वो दोनों कॉमन पाथवे से जाएगा पीनिस के थ्रू। समझ में आया? बीच में क्या स्ट्रक्चर मिलेगा अपने पास, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा उसे बोलेंगे। तो यूरिथ्रा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है, जिस यूरिथ्रा को कवर करके कौन रखता है, पीनिस स्ट्रक्चर। ओके, डायग्राम क्लियर, मतलब अभी डायग्राम तो पता ही नहीं, एनाटॉमी थोड़ा क्लियर हो रहा है सबको कि क्या रीजन था, कैसा क्या हुआ था, समझ में आ रहा है क्या, बताओ। ये अपना कंप्लीट हुआ, अपन देखेंगे एक बार डायग्राम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। देखो बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया ना वो वाला स्ट्रक्चर का तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो है ना, मैंने बोला था सबसे ऊपर ब्लैडर, जब तुम स्किन हटाओगे, प्यूबिक रीजन हटाओगे जहां पे प्यूबिक हेयर है, स्किन हटाओगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्लैडर। ब्लैडर में क्या रहता है, यूरिन अक्यूमुलेट रहता है, तो ये अपना ब्लैडर बना। अब तुम बोलोगे ये क्या है सर, ये यूरेटर है। अब बोलोगे सर ये यूरेटर कहां से आया, साइड में दोनों किडनी होगा जिससे निकला होगा यूरेटर, ठीक है। ये किडनी वाला स्ट्रक्चर है जिससे यूरेटर निकला है, और यूरेटर जाकर ओपन हुआ है ब्लैडर में, जिसमें यूरिन, इसके अंदर यूरिन अक्यूमुलेट हो रहा है। साथ में अब साथ में क्या हुआ, देखो एक क्या आ रहा होगा यहाँ पे, दोनों साइड से एक स्ट्रक्चर आ रहा होगा जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, वास डिफरेंस। याद आ रहा है तुम्हें टेस्टिस से, ऐसे दोनों वास डिफरेंस आ गया ऊपर। वास डिफरेंस ऊपर का डायलेटेड पार्ट जो होता है उसे अपन बोलते हैं एम्पुला। तो एम्पुला ये वास डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट है, ठीक है। साथ में यहां भी एम्पुला, डायलेटेड पार्ट को एम्पुला बोला। ये जाकर के किसमें हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे सेमाइनल वेसाइकल बोल रहे हैं, ओपन, दोनों मिल गए साथ में, और ये साथ में ओपन होगा एक स्ट्रक्चर में जिसे अपन बोलेंगे यूरेथ्रा। अब सुनो अच्छे से, क्या बोला पहले आया वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद क्या आया, एम्पुला, एम्पुला के बाद क्या आया बच्चों, देखो सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और सेमाइनल वेसाइकल, दोनों सेमाइनल वेसाइकल ओपन होता है एक कॉमन स्ट्रक्चर में जिसे अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहां से स्टार्ट करो बच्चों, और ये जो कंप्लीट जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सोचो ये कंप्लीट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोला मैंने, यूरेथ्रा। स्टार्ट वास डिफरेंस, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्पर्म के पाथवे से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिलकर रेडी टेस्टिस बनाए। रेडी टेस्टिस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर रेक्टाई, ट्यूबुलर रेक्टाई आगे की जाकर के क्या बनाया, ट्यूबुलर रेक्टाई क्या बनाया, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया क्या बनाया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट, आगे चलकर के डायलेटेड पार्ट क्या है, एम्पुला, एम्पुला के बाद सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल ओपन हुआ एक कॉमन स्ट्रक्चर में जिसे अपन बोल रहे हैं यूरेथ्रा, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को, यूरेथ्रा में ओपन हुआ, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा देख लो स्ट्रक्चर अच्छे से, सब लोग देख लो अच्छे से स्ट्रक्चर, डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक। देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा के साथ, यूरेथ्रा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट जो है, यहां पर मैंने बोला था एक ग्लैंड सिचुएटेड है जिसे अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोल रहे हो उसे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सॉरी यहां पे ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो बीच में एक पाइप है जिसे अपन यूरेथ्रा बोल रहे हैं। तो इस यूरेथ्रा का क्या नेम होगा बच्चों बताओ, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट यहां से यहां तक प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है। फिर छोटा सा एक और यूरेथ्रा आया जिसे अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या बोल रहे हैं अपन इसे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस
और ये जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, इसे अपन बोलते हैं पीनिस। ये क्या है? पीनिस है। तो पीनिस के यूरिथ्रा को क्या बोलेंगे? पिनाइल यूरिथ्रा, सेंटर वाला पार्ट। समझ में आया? जो पाइप वाला पार्ट है। तो क्या क्या बोलोगे? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, पिनाइल यूरिथ्रा। इसके कवरिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड है, साथ में यहां पे यूरिथ्रा में एक ओपनिंग है। यूरिथ्रा में जो एक ओपनिंग है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रल क्रेस्ट, और इससे एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। तुम बोलोगे सर ये क्या है? मैंने तुम्हें याद करो एम्ब्रियोलॉजिकली कुछ बताया था। क्या बताया था? कि जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, मीन्स टेस्टिस डेवलप होता है या मेल में टेस्टिस बनता है, ओवरी वगैरह नहीं बनता है, मीन्स मेल में वेजाइना नहीं होता है, लेकिन वेजाइना बनाने वाला स्ट्रक्चर तो मेल में होता है, बट वो डीजेनरेट हो जाता है, वो डीजेनरेट हो जाता है। तो जो रेमिनेंट पार्ट बचता है ना वेजाइना बनाने वाला स्ट्रक्चर, उसे अपन बोल रहे हैं, वो रेमिनेंट पार्ट है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। मीन्स इनका ओरिजिन जो जिस स्ट्रक्चर से वेजाइना बनना था उसी स्ट्रक्चर से ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बन रहा है, इसीलिए इसे अपन बोलेंगे ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। तो दिस इज होमोलोगस टू, किसके होमोलोगस है? होमोलोगस टू वेजाइना। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, विच स्ट्रक्चर इन मेल इज होमोलोगस टू वेजाइना। अब तुम बोलोगे सर होमोलोगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर विच हैज ओरिजिन सेम, जिनका ओरिजिन क्या हो? सेम हो, बट फंक्शन डिफरेंट। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का फंक्शन डिफरेंट होगा, वेजाइना का फंक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन जो एक सिमिलर स्ट्रक्चर से दोनों फॉर्म हो रहा है। लेकिन ऑब्वियस है मेल में वेजाइना नहीं होता है, क्या होता है उसकी जगह? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। स्ट्रक्चर सेम है, होमोलोगस टू वेजाइना फर्स्ट। साथ में ये ओपनिंग में ना एक डक्ट ओपन होता है जिसे अपन बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सा डक्ट बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ लिया। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो यूरेथ्रा, इसे बोला मैंने मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर ओपन होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है बच्चों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं इसे? कॉपर्स ग्लैंड। ये इनका जो पीएच होता है, पीएच जो होता है 7.1 to 7.3 होता है, ये एग्जाम में आया है। मींस एल्केलाइन पीएच मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पिनाइल यूरेथ्रा। ऑब्वियस है ये पेनिस है। पेनिस का स्ट्रक्चर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। ये ग्लैंस पेनिस है, और जो जिससे यूरिन निकलता है, और जो ओपनिंग स्ट्रक्चर है, फाइनल लास्ट वाला स्ट्रक्चर यूरिन जिससे पास होता है, इसे अपन बोलते हैं यूरिथ्रल मिएटस। ये क्या है? यूरिथ्रल मिएटस। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट नेम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और तुम बोलोगे सर सबका फंक्शन अपन डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इनका लेंथ लिखा है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। पिनाइल यूरेथ्रा क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है। मैंने ये बोला पिनाइल यूरेथ्रा 15 to 20 सेंटीमीटर है, मेम्ब्रेनस 1 to 2 सेंटीमीटर है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 2 to 3 सेंटीमीटर है। ओके, क्लियर है? अपने को इसके बाद 2-3 स्ट्रक्चर ध्यान से समझने हैं। कौन सा? सेमाइनल वेसिकल के अंदर कंटेंट वगैरह क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो लिखा है इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि तुम ये जो देखो, ये 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुम्हें, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं इंटरनल, और इस स्फिंक्टर को बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब दोनों का फंक्शन क्या होगा? कौन सा वॉलंटरी है, कौन सा इनवॉलंटरी है? तो ये कौन सा है? क्या है, कैसा है? इनवॉलंटरी है, और ये वॉलंटरी है। क्लियर है सबको? एक्सटर्नल इज वॉलंटरी और इंटरनल इज इनवॉलंटरी। सबको इसका मतलब तो पता होगा, बायो वाले 11th तो पढ़ के आए हो, तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब पता होगा। नहीं पता होगा तो पूछ लेना, अपन को आगे डिस्कस करेंगे सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सबको समझ में आया? प्रोस्टेटिक है, फिर मेम्ब्रेनस है, फिर पिनाइल है। पिनाइल यूरेथ्रा लॉन्गेस्ट है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में कौन सा ग्लैंड ओपन होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। एल्केलाइन पीएच होता है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट सेमाइनल वेसिकल्स किसके बाद आता है? वास डिफरेंशिया, फिर एम्पुला, एम्पुला के बाद सेमाइनल वेसिकल्स आता है। वो ओपन किसमें होता है? एक डक्ट में, जिसका यूरेथ्रा में, एक यूरेथ्रा में, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। क्लियर है सबको? ओके, कंप्लीट हो गया।
ठीक है, इतना तो यहां तक तुम्हें पढ़ के रखना है। एनसीईआरटी के जो भी स्टेटमेंट है वो पढ़ के रखो। फर्स्ट पेज तुम्हें एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों अच्छे से रीड करके रखना। अगर तुम्हें कुछ डाउट आए तो पूछना। यहां तक अपन लोगों ने 2 पेज डिस्कस कर लिया, इसके आगे का 3rd पेज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।